मुख्य समाचार। राज्य के 57 और लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। बागेश्वर के एक संक्रमित की मृत्यु। कोविड-19 की जांच के लिए देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। कोयला क्षेत्र को व्यावसायिक खनन के लिए पूरी तरह खोलने के फैसले के बाद आज 41 खदानों की नीलामी हुई शुरू। प्रधानमंत्री बोले, कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया गया फैसला। भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया। विश्व के 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 184 देशों का समर्थन मिला। देश के नाम 8वीं बार जुड़ी ये उपलब्धि। और राज्य में स्थानीय और सार्वजनिक परिवहन के लिए अब चुकाना होगा दोगुना किराया। मंत्रिपरिषद ने मोटरसाइकिल टैक्सी योजना को भी दी मंजूरी। कांवड़ यात्रा का स्वरूप तय करने को सीएम करेंगे। यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज 57 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब 777 एक्टिव केस हैं। अब तक सामने आए कुल 2079 कोरोना संक्रमितों में से 1262 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 26 लोगों की मृत्यु हुई है। आज सामने आए 57 मामलों में देहरादून से 28, पौड़ी से 14, हरिद्वार से 5, रुद्रप्रयाग से 4, चमोली से 3 और अल्मोड़ा, टिहरी व उत्तरकाशी से 1-1 लोग शामिल हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 61% हो गया है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग 25 दिन है। इस बीच बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमित एक 18 वर्षीय युवक की हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। एक जो है पहली बार कल शाम को मालूम पड़ा कि एक कैजुअलिटी हो गई है और 18 साल का लड़का था वो, और वो जो है करीब 12 तारीख को यहाँ से उनको रेफर किया गया था हल्द्वानी सरकारी मेडिकल कॉलेज में। और अब तक कुल जो है 907 सैंपलिंग की जा चुकी है और कल हमने 109 सैंपल भेजे हैं। और इस समय वर्तमान में केवल 9 लोग जो हैं अभी हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी सबकी छुट्टी होती है। इस बीच टिहरी जिले के मुनिकीरेती क्षेत्र में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बतौर सर्विलांस अधिकारी के तौर पर तैनात डॉक्टर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने टिहरी के सीएमओ कार्यालय और आईसीडीपी कार्यालय को अगले 48 घंटे के लिए एहतियातन सील करवा दिया है। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर को भी सैनिटाइज किया गया है। उक्त डॉक्टर 15 जून को स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कलेक्ट्रेट में शामिल हुए थे। इसको देखते हुए डॉक्टर के संपर्क में आए 6 अधिकारियों को हाई रिस्क में मानते हुए क्वारंटीन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसे पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला किया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चौथा और उत्पादन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी तथा मध्य भारत और इस जनजातीय क्षेत्र को विकास का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 16 ऐसे जिले हैं जहां कोयले के विशाल भंडार हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इनसे पर्याप्त फायदा नहीं हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोयला क्षेत्र में सुधार और निवेश से गरीबों और जनजातीय लोगों का जीवन सुगम बनाने में बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खंड की नीलामी से उद्योगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे नए संसाधन खुलेंगे और राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुन लिया गया है।
193 सदस्य वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 184 मत मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत 8वीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में सदस्य देशों का भरपूर समर्थन मिला और वो इस बहुराष्ट्रीय संगठन में सुधार और उसे नई दिशा देने में नेतृत्व प्रदान करता रहेगा। The outcome is a reflection of the strong campaign led by the Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. India will become a member of the Security Council at a critical juncture, and we are confident that in the COVID and the post-COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for reformed multilateral system. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुनने में समर्थन देने के लिए विश्व समुदाय और सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए आज देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये प्रयोगशाला आसानी से मालगाड़ी के जरिए देश के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। प्रयोगशाला विश्व स्वास्थ्य संगठन के बायोसेफ्टी लेवल 2 के मानकों के अनुरूप है। इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। इससे देश के दूर दराज के इलाकों में कोविड-19 के नमूनों की जांच को बढ़ावा मिल सकेगा। इसकी क्षमता प्रतिदिन 25 RT-PCR और 300 ELISA जांच करने की है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को एक मोबाइल लैब में आत्मनिर्भर भारत के तहत और उसमें भी RT-PCR का टेस्ट हो जाए, एंटीबॉडी टेस्ट हो जाए, एक दिन के अंदर 50 तक टेस्ट होने की क्षमता विकसित हो जाए, 300, 400, 500 तक एंटीबॉडी टेस्ट विकसित होने की क्षमता हो, जहां पर रोड से ले जाने की सुविधा ना हो तो लैब के अंदर से ही एक प्रकार से डिसएंगेज करके ऐसी व्यवस्था है कि उसको लैब को ही रेल के अंदर रेल के डब्बे के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सके। प्रदेश में अब 30 किलोमीटर से कम दूरी में संचालित होने वाले सार्वजनिक परिवहन के लिए सवारियों को अब दोगुना किराया देना होगा। आज सचिवालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यों में सार्वजनिक वाहनों के संचालन को लेकर चर्चा हुई। तय किया गया कि ये बढ़ा हुआ किराया महामारी एक्ट के प्रभावी रहने तक मान्य होगा। एक्ट समाप्त होने की ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, टैक्सी में जाने के लिए बहुत उनको किराया देना पड़ रहा था। इसलिए बसों के साथ जो यूनियनों के साथ बैठे या परिवहन विभाग के साथ उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा कि थोड़ा किराया बढ़ाए, तो उस किराए को आज हमने कुछ बढ़ाने का निर्णय लिया और इससे लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में बचत इस प्रकार से आएगी। जो हमने किया है कि लगभग जो पहले था उससे दुगुना किया है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 20,000 रोजगार पर फोकस करने का निर्णय लेते हुए राज्य में मोटरसाइकिल टैक्सी योजना को मंजूरी दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के लिए कहा गया है। इसके लिए सहकारिता विभाग 60,000 रुपये का लोन देगा। मंत्रिपरिषद ने तय किया है कि इस बार कांवड़ यात्रा का स्वरूप क्या हो, इस बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा करेंगे। दूसरे राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वीसी के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कांवड़ यात्रा को किस रूप में संपन्न किया जाए। उत्तराखंड 2023 तक हर घर जल राज्य बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य को पूरा सहयोग देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लिखे पत्र में ये आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 4 वर्षों में देश भर के हर गांव के हर घर तक पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। श्री शेखावत ने पत्र में बताया कि उत्तराखंड को हर घर में नल से जल पहुंचाने की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इस वित्त वर्ष में केंद्र की ओर से 362.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये वर्ष 2019-20 में इस कार्य के लिए दी गई राशि से दोगुने से भी अधिक है।
पत्र में बताया गया है कि इस अभियान के लिए राज्य सरकार के पास इस समय 480.44 करोड़ की बड़ी राशि उपलब्ध है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान और पिछले वर्ष उपयोग न लाई जा सकी राशि शामिल है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC ने उत्तराखंड के लिए 3,340 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। ये ऋण राज्य में सहकारी खेती, डेयरी विकास, बागवानी विकास और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराया गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान वो अस्पताल के नए OPD ब्लॉक में गई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ICU में भर्ती कोरोना मरीजों से बात की। राज्यपाल ने उनका हालचाल जानने के साथ ही अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। राज्यपाल ने कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य कर्मियों के घर के सदस्यों के सामने आ रही समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करके हल करवाया जाए। मैंने एक बात अभी इनसे कहा है, जो नर्स है हमारी, कि इस समय मेरी और आपकी ड्यूटी बराबर है। इस समय मैं गवर्नर नहीं हूँ, आप नर्स नहीं हैं। हमें उत्तराखंड में कोविड जो बढ़े नहीं, कोविड के जो मरीज हैं वो ठीक हों, उसकी चिंता हमें मिलके करनी है। मोबाइल से, व्हाट्सएप से बात की 2 मरीजों से। एक मरीज जो 1 महीने से था, जो ठीक होके अपने घर जा रहा है। दूसरा जो पॉजिटिव है, अभी 3 दिन ही हुए हैं, उसे अभी भी सांस लेने में दिक्कत है। तो मैंने डॉक्टरों से ये कहा है कि इसको मेंटली सपोर्ट करिए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नैनीताल जेल को कोरोना प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके चलते जेल से सभी 114 कैदियों को हल्द्वानी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जो भी नए कैदी या बंदी आएंगे, उन्हें नैनीताल जेल में रखा जाएगा। इससे पहले से जेल में मौजूद बंदियों में नए कैदियों के आने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। कारागारों में भी जो है प्रतिदिन नए बंदियों की आमद जो है निरंतर जारी है। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा और जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा भी महानिरीक्षक कारागार से और शासन से अनुरोध किया गया था कि जिला कारागार नैनीताल को कोरोना प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और वहाँ के जो भी बंदी हैं उनको हल्द्वानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब वो जेल खाली हो जाएगी तो उसके बाद उसको कोरोना प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। रुद्रपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 स्थित ट्रचिंग ग्राउंड के कूड़े का निस्तारण अब ट्रोमोल कन्वेयर मशीन के माध्यम से किया जाएगा। करीब 3 सप्ताह में मशीन के लिए RCC बेस तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब अगले 1 पखवाड़े के भीतर दिल्ली से 3 भागों में आने वाली मशीन स्थापित कर कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। पिछले कई सालों से पूरे शहर का कूड़ा इसी ट्रचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है, जिसे हटाने की मांग कई वर्षों से स्थानीय लोग कर रहे थे। मुख्य नगर अधिकारी जय भारत सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में इस तरह की ये पहली बड़ी मशीन लग रही है जो मिट्टी और पॉलिथीन को अलग अलग करेगी। मिट्टी को भरान के काम में लाया जाएगा, जबकि पॉलिथीन को बेचकर निगम अपनी आय बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा इस ट्रचिंग ग्राउंड में है, जिसे मशीन करीब 1 साल के भीतर निस्तारित कर देगी। यहाँ 1 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक कूड़ा हो गया था। ये उत्तराखंड का पहला तरह का प्रोसेसिंग प्लांट है। इस प्रोसेसिंग मशीन से छानकर जो है वो मिट्टी अलग हो जाएगी और जो प्लास्टिक और अन्य चीज़ें वो अलग हो जाएंगी और उनमें जो वैल्यूएबल चीज़ें निकल सकती हैं उनको अलग से उम्मीद है कि जो ये 20 साल का कूड़ा पड़ा हुआ था वो आगामी लगभग 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट 10 मीटर बाई 40 मीटर का तैयार हो चुका है। अब ये सिविल वर्क है, इसमें 1 हफ्ता पक्का होने में लगेगा। संडे तक मोस्ट प्रोबेबली हमारा प्लांट कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद 4-5 दिन में इंस्टॉलेशन होके वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि 15 दिन में हम यहाँ पे कार्यरत हो जाएंगे।
लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों में से अधिकांश अब अपने गांव में रहकर ही जीवन यापन करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रवासी अपने खेतों में चाय उत्पादन शुरू करने की मंशा से नैनीताल के घोड़ाखाल चाय बागान के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपने गांव के बंजर खेतों में चाय बागान विकसित करके चाय उत्पादन को रोजगार का जरिया बनाना चाहते हैं। पहले मैं किसी प्राइवेट मकाम में था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अब मैं आगे को भविष्य में सोच रहा हूँ कि अपना काम चाय का खुद ही करूँ। और आजकल मैं ये चाय बागान शाम खेत पर आया हूँ, जहाँ की काम सीख रहा हूँ, कैसे पत्ती टूटती है, कैसे पौधा लगता है। उसके बाद जो मेरी ज़मीन है मैं स्वयं का उस पर रोजगार करना चाहता हूँ। हमारे देश के अन्य भागों से जो भी हमारे प्रवासी लोग थे, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो उनके द्वारा भी चाय प्लांटेशन हेतु इच्छा व्यक्त की गई है, तो उनके द्वारा आवेदन दिए गए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग उनकी जो भी जहाँ से भी हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं उसमें सॉयल सर्वे करके, लैंड सर्वे करके, उसमें तदनुसार प्लांटेशन की हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, नैनीताल जिले के अकेले भीमताल भवाली विकासखंड में ही 1400 प्रवासी लौटे हैं। इनमें ज्यादातर प्रवासी यहीं रहकर रोजगार करना चाहते हैं। ऐसे में जहां ब्लॉक स्तर पर उनकी मदद का प्रयास किया जा रहा है, वहीं भवाली पालिका अपनी भूमि पर भी चाय बागान विकसित करने की तैयारी में है। लगभग 1400 से ऊपर प्रवासी आ चुके हैं और प्रवासी जो आए हैं अधिकांश लोग अपने काम वगैरह, जिनके काम बंद हो गए, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो सब लोग यहाँ गांव में गए थे और वापस गांव में आ गए। आज वो लोग काम ढूंढ रहे हैं। उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए कोई ऐसी ठोस योजना बनाएं जिससे कि वो अपना यहाँ रोजगार कर सकें। जो भी युवा लगातार अपनी परंपरागत खेती से जुड़ना चाह रहे हैं और किसी तरह से वो यहीं रुककर अपना स्वरोजगार यहीं से प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके सहयोग के लिए हम लोग भी लिख रहे हैं लगातार। और नगर पालिका भी अपने माध्यम से ऐसी भूमि चिन्हित कर रही है जहां पर चाय बागान विकसित हो सके, क्योंकि चाय बागान अभी शामखेत में है, नैनीताल में है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 57 और लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। बागेश्वर के एक संक्रमित की मृत्यु। कोविड-19 की जांच के लिए देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। कोयला क्षेत्र को व्यावसायिक खनन के लिए पूरी तरह खोलने के फैसले के बाद आज 41 खदानों की नीलामी हुई शुरू। प्रधानमंत्री बोले, कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया गया फैसला। भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया। विश्व के 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को 184 देशों का समर्थन मिला। देश के नाम 8वीं बार जुड़ी ये उपलब्धि। और राज्य में स्थानीय सार्वजनिक परिवहन के लिए अब चुकाना होगा दोगुना किराया। मंत्रिपरिषद ने मोटरसाइकिल टैक्सी योजना को भी दी मंजूरी। कांवड़ यात्रा का स्वरूप तय करने को सीएम करेंगे। यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।